Just a minute. Okay, so good afternoon, respected principal sir and all respected teachers. Today I, Asutosh Lal, here going to present a short topic which is understanding gender and their relationship. So let us understand what is the meaning of gender and what are the different kind of problem we are facing in different scenario of our society, of our official background. तो जेंडर क्या है, जेंडर से क्या क्या समस्याएं होती हैं और उस समस्या को कैसे समाधान कर सकते हैं हम लोग एजुकेशनल फील्ड में, उसके बारे में मेरा ये एक घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आई होप इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर द लिस्ट ऑफ कंटेंट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। तो जेंडर के जानने से पहले हमको थोड़ा सा बायोलॉजिकली साइंस के बारे में जानना पड़ेगा कि जेंडर शब्द जो उत्पन्न हुआ है उसके पहले आता है सेक्स। तो व्हाट इज सेक्स एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द सेक्स ऑफ द न्यूली बॉर्न बेबी। तो बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो माता और पिता के पास दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। पिता के पास XY क्रोमोसोम होता है, माता के पास XX। और जब उन दोनों का गैमिट मिक्स होता है, यानी कि सीमेन या स्पर्म ओवम के साथ मिक्स होता है, तो उसके बाद रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन यानी मियोसिस प्रोसेस होता है, जिसके दौरान जो फादर के दो सेक्स क्रोमोसोम में X और Y वो सेपरेट हो जाते हैं, मदर के दो क्रोमोसोम XX जो है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं और फिर वो रिकम्बाइंड होते हैं, एक दूसरे से मिलकर एक नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे। तो जब फादर का X क्रोमोसोम और मदर का डेफिनेटली X क्रोमोसोम ही दोनों है, दोनों कंबाइंड अगर XX क्रोमोसोम कंबाइंड होते हैं तो उस केस में उनका जो नेक्स्ट जनरेशन आता है वो बेटी होती है, डॉटर होती है। इन केस अगर पिता का X क्रोमोसोम सेपरेट आउट होकर मदर के X क्रोमोसोम से मिलता है तो बेटी हो रही है, लेकिन X सेपरेट आउट होकर अलग हो जाए और Y मदर के X क्रोमोसोम से मिल जाए तो फिर उस केस में जो अगला जनरेशन आता है वो बेटा होता है या सन होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि फादर और मदर के जो जीन्स में क्रोमोसोम होते हैं जिनको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि अगले जनरेशन का जो प्रोजेनी होगा या अगला ऑफस्प्रिंग होगा वो बेटा होगा या बेटी। और इसके लिए अल्टीमेटली जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो फादर का क्रोमोसोम है, क्योंकि मदर के पास दोनों सेम सिमिलर क्रोमोसोम है तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ना है। फादर का जो वाई क्रोमोसोम है वही डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर वो मदर के एक्स क्रोमोसोम से कंबाइंड होगा तो बेटा होगा, अगर फादर का एक्स क्रोमोसोम मदर के एक्स क्रोमोसोम से कंबाइंड होगा तो बेटी होगा। तो ये तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। अब हम लोग जानेंगे कि सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है। अभी तो हमने सेक्स के बारे में जाना कि सेक्स जो है एक बायोलॉजिकल टर्म है, यानी बायोलॉजिकली या साइंस के अकॉर्डिंग हम लोग चलें तो उसमें क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट आता है। जो लेडीज होते हैं या फीमेल होते हैं उनके पास XX क्रोमोसोम होते हैं और मेल जो है उनके पास XY क्रोमोसोम होते हैं। तो एज यू कैन सी ऑन दिस स्लाइड, सेक्स इज अ बायोलॉजिकल टर्म। सेक्स जो है एक बायोलॉजिकल टर्म है, एक साइंटिफिक टर्म है। जबकि जो जेंडर शब्द है जिसको हम लिंग भी बोलते हैं, ये एक सोशल रिलेटेड टर्म है या कल्चरल रिलेटेड टर्म है। यानी हम लोग सोसाइटी में जो रहते हैं तो सोसाइटी ने कई सारे मानक बना दिए, कई सारे स्टैंडर्ड्स बना दिए कि फीमेल है तो उसका क्या रोल है और मेल है तो क्या रोल है, और ये थोड़ा सा एक रूढ़िवादी सोच है, एक स्टीरियोटाइप है। तो उसी के बारे में हमको जानना है और उससे होने वाली प्रॉब्लम को कैसे हम लोग हटा सकते हैं, इनके बारे में हम लोग फोकस करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में, अगर मेल साइड की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर मेल के, अगर हम लोग सोशली देखा जाए सामाजिक रूप से, तो मेल को बोला जाता है कि जो लड़के होते हैं या पुरुष जो होते हैं वो उनका काम होता है
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, सारी घर की जिम्मेदारी अधिकतर मेल्स को या पुरुषों को ही दी जाती है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, डिफेंस हो, कुछ बनाना हो। जैसे आप देखते होंगे इंजीनियर हो गए, सिविल इंजीनियर या डिफेंस आर्मी में, तो अधिकतर क्या होता है कि मेल्स को ही ये ड्यूटी दी जाती है या मेल्स ही उसमें ज्यादा दिखते हैं। और अगर देखा जाए एट्रीब्यूट्स में और भी उसकी प्रॉपर्टीज देखी जाए तो मेल का जो फीचर होता है, सोशली देखा जाता है कि मेल जो होता है रिस्क टेकिंग होगा। घर का जो भी रिस्क वाला काम होगा वो लड़के ही करेंगे या पुरुष ही करेंगे, इस तरह की मान्यता हमारे समाज में डाल दी गई है। एग्रेशन, गुस्सा, ये सारे तरह के जो फीचर्स हैं ये जेंडर के अंतर्गत आते हैं। और जेंडर जो है एक सामाजिक रूप से बनाया गया टर्म है, और उस जेंडर के अंतर्गत इस तरह के हम लोगों ने कई सारे मानक बना दिए हैं, जबकि बायोलॉजिकली लिटिल बिट डिफरेंस है, बट सोशली हम लोगों ने कई सारे अलग डेफिनेशन बना दिए हैं कि फीमेल है तो केयरिंग होगी, लोगों की सेवा करेगी, घर में खाना पीना बनाएगी, सबका फैमिली मेंबर का ध्यान रखेगी, और फ्रेजाइल होगी, बहुत नाजुक होगी, उसको बहुत अच्छे से पैम्पर करके रखना होगा, इमोशनल ज्यादा होती है फीमेल। इस तरह की मान्यताएं रख दी गई हैं। ओके, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। तो सेक्स जो था एक बायोलॉजिकल टर्म था जिसमें बायोलॉजी इन्वॉल्व थी, हमारा साइंस इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से एक पर्सन जो होता है या तो फीमेल होता है या मेल बॉडी होता है। बट ये जो जेंडर है ये सामाजिक रूप से समाज द्वारा बनाई गई अलग अलग चीजें हैं, जो कहीं ना कहीं दोनों के प्रोग्रेस को हैम्पर करती हैं, मेनली फीमेल के प्रोग्रेस को हैम्पर करती हैं, उसको बाधा डालती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। दीज आर द फॉलोइंग टर्म्स विच आर रिलेटेड टू जेंडर। जेंडर से रिलेटेड कई सारे टर्म्स के नेम आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। जेंडर इक्वेलिटी, जेंडर इक्विटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर गैप, जेंडर रिलेशन। तो इन सारे टर्म्स को हम लोग वन बाय वन समझेंगे, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि एजुकेशनल फील्ड में या स्कूल के लेवल पे हम लोग किस प्रकार से जो नेगेटिव टर्म्स है जेंडर से रिलेटेड, या नेगेटिव जो सिनेरियो बना हुआ है हमारे आसपास के वातावरण में, उसको कैसे हटाकर एक पॉजिटिव सोच दोनों बच्चों में, लड़के या लड़कियां, सब में इक्वल एक पॉजिटिव सोच डालेंगे, ताकि किसी का कोई दिक्कत ना हो, कोई हैम्पर ना करे उसके प्रोग्रेस को। तो सबसे पहला टर्म जो है वो है जेंडर इक्वेलिटी। जेंडर इक्वेलिटी यानी जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि इधर लड़का है और एक लड़की, एक तराजू बनाया गया और जिसमें एक इक्वल का साइन है, इज इक्वल टू जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जेंडर इक्वेलिटी का मतलब होता है, इट इज नॉन एज सेक्सुअल इक्वेलिटी और इक्वेलिटी ऑफ द सेक्सेस इज द स्टेट ऑफ इक्वल एज ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज। इसका अर्थ ये हुआ कि जेंडर को समानता देना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हमारे समाज में पुरुष हो या महिला हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। कोई भी कार्य है तो उसमें ऐसा नहीं बोलना है कि केवल ये लड़की के लिए काम है, ये वही करेगी। या जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे जेंडर के बारे में स्टार्टिंग में, कि लड़कियों का माना जाता है कि वो इमोशनल होंगी, बहुत फ्रेजाइल, नाजुक होंगी, घर का काम करेंगी। लेकिन ऐसा ये रिजिड आइडिया नहीं रखना है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। आजकल आप देखते हैं कि लड़के भी अकेले रहकर घर का खाना भी बनाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो ये जेंडर इक्वलिटी का मतलब यही है कि सारे जो रिसोर्सेस हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी है, दोनों को बराबर मिलने चाहिए, तभी दोनों का ग्रोथ होगा। किसी को जेंडर के आधार पे ज्यादा हम लोग अपॉर्चुनिटी दें, किसी के अपॉर्चुनिटी को छीन लें, तो उससे क्या होगा, इनइक्वालिटी पैदा होगी। तो जेंडर इक्वालिटी का मतलब यही है कि महिला या पुरुष, लड़के या लड़की, सबको समान अवसर देना है, तभी वो कुछ अच्छा कर पाएंगे अपने लिए भी, देश के लिए भी। तो दिस इज द जेंडर इक्वालिटी। नेक्स्ट वन इज जेंडर इक्विटी। अब ये इक्वालिटी और इक्विटी का ज्यादा अच्छे से आइडिया आपको इस पिक्चर को देख करके आ रहा होगा। इस पिक्चर को देखकर आपको आइडिया मिल रहा होगा कि लेट मी फर्स्ट रीड इट। जेंडर इक्वालिटी मीन्स इक्वल आउटकम फॉर वुमेन, मेन एंड जेंडर डाइवर्स पीपल। जैसा कि अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा कि जेंडर इक्वालिटी का मतलब होता है मैन हो, वुमेन हो, या अन्य कोई भी जेंडर के व्यक्ति हो, उनके लिए समान अवसर देना। और जेंडर इक्विटी जो है उसी से क्लोजली रिलेटेड है। इट इज द प्रोसेस टू अचीव जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्विटी का मतलब है कि इक्वालिटी लाने के लिए सबके बीच में जो प्रोसेस हम लोग तैयार करते हैं, जो प्रोसेस करते हैं, ताकि सब में बराबर
समान अधिकार मिले, सबको समान अपॉर्चुनिटी मिले, उसको हम लोग बोलते हैं जेंडर इक्विटी, है ना। तो जेंडर इक्विटी रिकॉग्नाइजेस दैट वुमेन एंड जेंडर डाइवर्स पीपल आर नॉट इन द सेम स्टार्टिंग पोजीशन एज मेन। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है और हम लोग भली भांति परिचित में है कि वुमेन्स को उतना ज्यादा फ्रीडम या इक्वालिटी नहीं दिया जाता है। भले हम लोग उसकी बात तो करते हैं, लेकिन अभी भी हमारा देश या बहुत सारे कंट्रीज में वुमेन्स को उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिला जितना कि मेन को मिला है। तो वही यहाँ बात बताई जा रही है कि इक्वालिटी जब तक सबको समान नहीं मिलेगा तब तक वो इक्विटी में नहीं प्रोग्रेस होगा। ठीक है, यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे होंगे, इक्वालिटी दिया गया, तीनों को समान प्लेटफॉर्म दिया गया, लेकिन वो प्लेटफॉर्म उसके निजी स्किल के आधार पे या उसकी जो एबनॉर्मलिटी है उसके आधार पर फिट नहीं बैठ रहा है। तो हर किसी को जब एक उसके रिक्वायरमेंट के आधार पे फैसिलिटी दी जाएगी तब जाकर उनको इक्वलिटी भी मिलेगी, और उसी को हम लोग इक्विटी बोलते हैं। जैसा इस पिक्चर में आप देख रहे हैं इक्वलिटी वाले साइड में कि एक लड़का है एक लड़की है, दोनों को एक सिमिलर प्लेटफॉर्म का कुछ मंच दिया गया जिससे वो दूसरी तरफ देख पा रहे हैं, और एक दिव्यांग बच्चा है या कोई व्यक्ति है उसको भी सिमिलर ऊंचाई का प्लेटफॉर्म दिया गया लेकिन वो उस पार नहीं देख पा रहा है। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म तो इक्वल दिया गया है, लेकिन हर किसी का जो अपना लेवल है सोसाइटी के हिसाब से वो अलग है। जो दिव्यांग है उसको थोड़ा सा ज्यादा हेल्प चाहिए, तब जाकर वो इक्वलिटी के बराबर आएगा। तो यहाँ पर दूसरे पिक्चर में आप देख रहे होंगे इक्विटी के केस में कि तीनों ही बच्चे जिनको सपोर्ट की जरूरत नहीं है या जो सेल्फ सस्टेन्ड है, सेल्फ स्किल्ड है, तो उनको उतनी अपॉर्चुनिटी न देकर बाकी को दिया गया है ताकि वो आगे बढ़ पाए और सबको समानता मिल पाए। तो दिस इज द बेसिक क्लोज रिलेशन बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। यानी इक्विटी जो है वो इक्वालिटी से ही रिलेटेड है, और इक्विटी लाने के लिए हमको सबको समान अवसर देना पड़ेगा बेस्ड ऑन देयर स्किल। उनके पास जो गुण है या उनके पास जो कमियां हैं उसको पूरा करने के लेवल तक हमको उसको सारे रिसोर्सेस देने पड़ेंगे, तब जाकर समाज में इक्वलिटी आएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट जेंडर इक्विटी। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन शब्द से आप परिचित होंगे, यानी भेदभाव करना। इट डिस्क्राइब, प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए, किसी का माइक ऑन है। हाँ, so it describes the situation in which people are treated differently simply because they are male or female। तो यहाँ पर बात हो रही है कि समाज में, हमारे समाज में हम देखते हैं कि कोई मेल है कि फीमेल है उसके आधार पे उससे भेदभाव होता है, चाहे वो आपके ऑफिस का कोई व्यक्ति हो या कहीं अन्य जगह काम कर रहा है या घर में है। तो जेंडर के आधार पे भेदभाव करने से क्या होता है, जो व्यक्ति के अंदर प्रतिभा होती है, स्किल होती है, वो घटती जाती है, खत्म हो जाती है। तो यहाँ जैसे पिक्चर में दिया गया है कि एक जो महिला है वो ब्रीफ केस लिए हुए है और दूसरी तरफ व्यक्ति है, दोनों में समान स्किल है, मतलब दोनों ही टैलेंटेड हैं, बट चूंकि ये पुरुष है तो इसको ज्यादा कंपनी की तरफ से या इसके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, सोसाइटी की तरफ से। जबकि महिला जो है, इसके महिला होने की वजह से इसको हो सकता है सैलरी कम दिया जा रहा है या फिर प्लेटफॉर्म उतना अच्छा नहीं दिया जा रहा, जबकि टैलेंटेड दोनों ही इक्वली हैं। तो ये होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। अगर दो व्यक्ति महिला पुरुष हैं और दोनों में सेम स्किल है, सेम लेवल का स्किल है, देन दे शुड गेट द इक्वल बेनिफिट। सभी को समान फायदा मिलना चाहिए। जैसे कि अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले संजय लीला भंसाली, आप जानते होंगे, फिल्म डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने एक फिल्म प्रोजेक्ट बनाया और उसमें रणवीर सिंह और उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण को साइन कराने के लिए गए। तो रणवीर सिंह को उन्होंने ज्यादा फीस दिया, कुछ करोड़ों में, मुझे वो डाटा याद नहीं है, लेकिन दीपिका पादुकोण को काफी कम पैसे वो दे रहे थे पिक्चर साइन करने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने भी यही क्वेश्चन रेज किया कि मैं फीमेल स्टार हूँ तो इसका मतलब है नहीं कि मैं काम नहीं करती हूँ, मैं भी इक्वली उसमें मेहनत करती हूँ फिल्म के लिए, तो मुझे भी उतना ही मेहनताना या वेज या सैलरी मिलना चाहिए जितना कि मेरे सपोर्टिंग मेल स्टार को मिल रहा है। तो इस वजह से उन्होंने पिक्चर साइन करने से मना कर दिया। तो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन जो है बड़े लेवल पे भी होते हैं और छोटे लेवल पे बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसको अवॉइड करना है या इसको खत्म करना है हमको अपने सोसाइटी से। नेक्स्ट हमारा है
Gender inequality. Let us first read it. It is the social phenomenon in which men and women are not treated equally. तो जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जेंडर इक्वलिटी यानी दोनों जेंडर के बीच में समानता रखना, उनको समान अपॉर्चुनिटी देना, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। और उसका जस्ट विपरीत या उल्टा है जेंडर इनइक्वलिटी, यानी जेंडर के आधार पर भेदभाव करना, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देना। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, द ट्रीटमेंट में अराइज फ्रॉम डिस्टिंक्शन रिगार्डिंग बायोलॉजी, साइकोलॉजी, कल्चरल नॉर्म्स, यानी बायोलॉजिकली फीमेल का बॉडी अलग होता है, मेल का बॉडी अलग होता है, साइकोलॉजी थोड़ी सी थिंकिंग अलग है। तो इस तरह के कई सारे भ्रांतियां डाल दी जाती है समाज में। कल्चरल नॉर्म्स यानी सामाजिक रूप से कई सारी चीजें उसमें ऐड कर दी जाती हैं, और इस वजह से ये खाई जो है बढ़ती जाती है, एक गैप बढ़ता जाता है सोसाइटी में। और इसका दुष्प्रभाव समाज पे पड़ता है, क्योंकि समाज के दो स्तंभ ये हैं, मेल एंड फीमेल। इसमें किसी एक के साथ ज्यादा भेदभाव करेंगे और किसी एक को ही ज्यादा बेनिफिट करेंगे या उसको पैम्पर करेंगे, तो डेफिनेटली समाज जो है उतने तेजी से प्रोग्रेस नहीं करेगा या अच्छी दिशा में नहीं पहुंचेगा। तो जेंडर इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। और इस पिक्चर के माध्यम से भी आप समझ रहे होंगे कि यहाँ व्यक्ति जो है कुछ प्रोग्रेस कर रहा है अपने लाइफ में, तो इसके चढ़ने के लिए सीढ़ियां बड़े ही आसानी कम गैप की हैं। लेकिन फीमेल के लिए ये सीढ़ियों का जो गैप है बहुत ज्यादा कर दिया गया, यानी उनको वही दूरी तय करना है, लेकिन वहां पर टास्क काफी डिफिकल्ट कर दिया गया है। और ये टास्क डिफिकल्ट क्यों हुआ है? सोसाइटी की वजह से, क्योंकि सोसाइटी ने कई सारे तरह के इनइक्वालिटीज डाल दी हैं। नेक्स्ट वन इज जेंडर गैप। जेंडर गैप भी कहीं ना कहीं एक तरह से जेंडर इनइक्वालिटी से ही रिलेटेड है, बट इट इज लिटिल बिट डिफरेंट। इट इज रिलेटिव डिस्पैरिटी बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट जेंडर is reflected in variety of sector in many societies. There exists difference between men and women as reflected in social, political, intellectual, cultural, scientific और economic attainments और attitudes. तो यहाँ पे बात हो रही है जेंडर गैप की, यानी जेंडर के आधार पे समाज में लोगों के बीच में गैप हो रहा है। और वो गैप कहाँ हो रहा है? कल्चरली, हमारे जो संस्कृति है, हम लोग अलग अलग तरह की संस्कृति अलग अलग इंडिया के स्टेट में फॉलो करते हैं, तो वहां पर कुछ कल्चरल बेसिस पे गैप क्रिएट होता है। तो कहीं पॉलिटिकल इश्यूज या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेल और फीमेल के बीच में गैप होता है। इसलिए आप देखते होंगे कि इंडिया में जो फीमेल का पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल पार्टीज में, वो काफी कम है। हालांकि अभी बीजेपी जो गवर्नमेंट चल रही है उसमें फीमेल एमएलए और एमपीज की संख्या बढ़ी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट, तो ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। बट एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज हमारा देश अभी भी पीछे है। यहाँ पर जेंडर गैप या जो फीमेल का पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल फील्ड में या अदर फील्ड में, वो काफी कम है, जिसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। और वो तभी इम्प्रूव होगा जब हम लोग समाज से जेंडर गैप अलग अलग लेवल से हटाएंगे, चाहे वो इकोनॉमिकल अटेनमेंट हो, यानी कोई अचीव कर रहा है, कोई ज्यादा ग्रॉस मतलब कोई ज्यादा फायदे में है, कोई लॉस में है, या कोई कल्चरली पीछे रह रहा है। इन सारे भेदभाव को हटाकर, पार्शियलिटी को हटाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली प्रोग्रेस होगा। नेक्स्ट वन इज जेंडर रिलेशन। जेंडर रिलेशन को समझने के लिए सबसे आसान है, आप इस पिक्चर को देखेंगे अगर, तो यहाँ एक मेल का पिक्चर बना हुआ है सिंबल और एक फीमेल का। तो देयर इज ए लॉक एंड की, यानी मेल और फीमेल एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है या इंटर कनेक्टेड है। यानी कुछ जो कार्य है उसका सुझाव फीमेल के पास होता है और कुछ जो कार्य है उसका सुझाव मेल के पास होता है। तो यानी दोनों का ही इंटरेक्शन या रिलेशन बहुत जरूरी है। अगर दोनों में इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है, गैप है, तो फिर वो रिलेशन अच्छा नहीं होगा। और रिलेशन खराब होगा तो उससे सोसाइटी का भी डिग्रेडेशन होगा, सोसाइटी भी पतन की ओर चलती जाएगी। तो जेंडर रिलेशन, एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना सोसाइटी में, कंट्री में बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट वन, एक मिनट। हाँ, जेंडर रोल। जेंडर रोल एक तरह से कह सकते हैं ये स्टीरियोटाइप है या रूढ़िवादी सोच है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, दिस इज द लोगो ऑफ फीमेल एंड मेल। तो फीमेल के सामने आप देख रहे होंगे कि हमारे समाज में क्या कहा जाता है, जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस क्लास में, इस मीटिंग में, कि फीमेल जो होती है ब्यूटिशियन हो सकती है,
या बैडमिंटन खेल सकती है, या कुछ लिमिटेड गेम खेल सकती है, आर्मी में नहीं जा सकती है, और मतलब सजने संवरने का काम कर सकती है। इस तरह की कुछ चीजें जो हैं वो एक सोच हमारे अंदर डाल दी गई है कि किस जेंडर का क्या रोल है। फीमेल जो होगी तो वैसी होगी, नाजुक सी, डरी हुई, उससे घर का काम कराएंगे। जबकि मेल जो होगा वो आर्मी में जाएगा, बॉडी बिल्डिंग करेगा, टेक्निकल एडवांस होगा, प्लेन उड़ाएगा, पायलट बनेगा। तो ये जो जेंडर रोल है ये भी बहुत बड़ी समस्या है। जेंडर के आधार पर किसी का रोल सोसाइटी में डिसाइड करना बहुत ही गलत है। जैसे कि हमारे समाज में बोला जाता है कि लेडीज को साड़ी पहनना चाहिए, और कोई व्यक्ति अगर बड़ा हो तो साड़ी का पल्लू लगाना चाहिए। तो इस तरह के जो जेंडर रोल है केवल फीमेल को ज्यादा सप्रेस करते हैं और मेल को ज्यादा एक्सपोज करने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का जेंडर का जो रोल है वो थोड़े स्तर तक तो सही है, लेकिन उसको कम्प्लीटली या रिजिड एकदम मानकर उसी पे रुके रहना, उसमें थोड़ा भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाना, ये बहुत बड़ा समस्या कर सकता है हमारी सोसाइटी के लिए। सो जेंडर रोल भी एक तरह का नेगेटिव चीज है जिसको हम लोग को सुधारने की आवश्यकता है, और वो तभी हो सकता है जब हम लोग जेंडर इक्वलिटी की बात करें और इक्वल अपॉर्चुनिटी दें मेल और फीमेल को। नेक्स्ट वन इज जेंडर स्टीरियोटाइप। What is gender stereotype? Gender stereotype are the beliefs that people have about the characteristics of males and females. The content of stereotype varies over cultures and over time. स्टीरियोटाइप का अर्थ होता है, हिंदी में अगर बात करें तो रूढ़िवादी सोच। यानी इसके बारे में हम लोग कई बार अभी डिस्कस कर चुके हैं कि फीमेल का अगर नाम आता है तो आपके माइंड में आता है कि हाँ वो ब्यूटी मतलब सुंदर होगी, और सिंपल सी होगी, ज्यादा अग्रेसिव नहीं होगी, और बहुत ज्यादा हैवी वर्क नहीं करती होगी। इस तरह का थिंकिंग हमारे अंदर डाल दिया गया हमारे सोसाइटी के द्वारा या लोगों के द्वारा। तो ये सारे स्टीरियोटाइप को हटाना है। मेल और फीमेल, मेल केवल हैवी वर्क कर सकता है, सारे जो रिस्क टेकिंग टास्क है वो केवल मेल ही करेगा या वही करता है अधिकतर। ये जो स्टीरियोटाइप बना दिया गया, रूढ़िवादी सोच बना दी गई है, इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। द कंटेंट ऑफ स्टीरियोटाइप वेरीज ओवर कल्चर्स एंड ओवर टाइम। तो ये जो स्टीरियोटाइप है या ये जो रूढ़िवादी सोच है, ये केवल एक दो दिन की बात नहीं है, कई सैकड़ों सालों से हमारे कल्चर से होते हुए आ रहा है और लगातार ये बढ़ते जा रहा है। इसको रोकने की जरूरत है और इसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, तभी जो है समाज का प्रोग्रेस हो सकता है, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड हो या कोई अदर फील्ड हो। These expectations are often related to the roles that the sexes fulfill in the culture. तो कल्चर में या हमारी संस्कृति में कौन सा सेक्स, मेल या फीमेल, क्या कार्य कर रहा है, एक तरह का स्टीरियोटाइप बन गया है। शुरू से जो करता आ रहा है उसी को उसका थोप दिया गया है कि ये यही करेगा, मेल है तो यही काम करेगा, लड़ाई झगड़ा या युद्ध करना है तो राजा महाराजा करेंगे, महारानियां केवल महल में रहेंगी। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट अभी भी चलते आ रहा है और उसका ही रिजल्ट हम लोग देखते हैं कि बहुत ही कम पार्टिसिपेशन है हमारे आर्मी में या डिफेंस फील्ड में फीमेल्स का, और मेल का बहुत ज्यादा है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द जेंडर स्टीरियोटाइप। वो स्टीरियोटाइप से हमको बाहर निकलना है। हालांकि हम लोग बातें करते हैं बट उसको ऑन ग्राउंड अप्लाई करने का ज्यादा प्रयास नहीं करते हैं, इस वजह से स्टीरियोटाइप अभी भी बना हुआ है। Okay, next one is gender mainstreaming. Gender mainstreaming means integrating a gender equality perspective at all stages and level of policies, programs and projects. तो यहाँ पे बात हो रही है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, दिस इज द बायोलॉजिकल सिंबल ऑफ फीमेल एंड ब्लू वन इज द बायोलॉजिकल सिंबल ऑफ मेल। दोनों का हाथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग से हम लोग ये समझते हैं कि जो मेल या फीमेल हैं वो समाज का अभिन्न हिस्सा है, बहुत ही इंटीग्रेटेड पार्ट है, और उनसे ही समाज चलता है, उन्हीं से हम सबसे मिलकर ही समाज बना है, सोसाइटी बनी है। तो उनका इंटीग्रेटेड होकर यानी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है हर स्टेज पे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, मिलकर जब काम करेंगे तभी सोसाइटी का प्रोग्रेस होगा। तो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग बात करता है इंटीग्रेटेड वर्क ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी मेल और फीमेल मिल करके अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह के प्रोग्राम चलाए
अलग अलग तरह के कार्य करें, कोई भी काम हो उसमें मेल और फीमेल का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा। तो इंटीग्रेटेड पार्टिसिपेशन की जो बात होती है उसी को हम लोग जेंडर मेन स्ट्रीमिंग कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज जेंडर न्यूट्रलिटी। जेंडर न्यूट्रलिटी, ओके, also known as gender neutralism or the gender neutrality movement। तो जेंडर न्यूट्रलिटी क्या है? जेंडर जैसा कि न्यूट्रल शब्द आप जानते होंगे, यानी कि तटस्थ। तटस्थ का मतलब होता है न इधर का न उधर का, बीच में रहे। तो जेंडर न्यूट्रलिटी भी बात वही कर रहा है कि किसी भी के तरफ भी ज्यादा आप मतलब बायस्ड मत होइए, पक्षपात मत करिए, ना तो ज्यादा फीमेल की तरफ ज्यादा मेल की तरफ, न्यूट्रल रहिए। इसकी बात करता है जेंडर न्यूट्रलिटी। और इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि समाज में या हमारे स्कूल कॉलेज में बड़े बड़े पोस्ट पर अलग अलग फील्ड में हम देखते हैं कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं जो कि जेंडर सेंट्रलाइज होते हैं। जेंडर मतलब वो पद का नाम बोलते ही हमको हमारे दिमाग में आ जाता है कि हाँ इस पोस्ट पे कौन होगा, कोई व्यक्ति मतलब पुरुष है कि महिला है। तो इन शब्दों को हटाकर हमको ऐसा शब्द यूज करना चाहिए, ऐसे टर्म्स यूज करने चाहिए जहां पर दोनों को ही इक्वल मतलब वरीयता मिले। ऐसा कुछ वो शब्द इंडिकेट ना करे कि ये फीमेल है या मेल है। जैसे कि यहाँ दिया गया है चेयरमैन, तो चेयरमैन शब्द में डेफिनेटली मैन शब्द आ जा रहा है, तो ये पुरुष प्रधान समाज का एक इंडिकेशन देता है, जो कि गलत है। यहाँ पर केवल मैस्कुलिन या पुरुष को ही ज्यादा मान्यता देने वाला शब्द दिया गया है। तो चेयरमैन की जगह पे हम लोग केवल चेयर लिख देते हैं। आजकल आप देखते भी होंगे, अगर लोकसभा या राज्यसभा टीवी देखते होंगे तो उसमें चेयर पर्सन लिखा रहता है या चेयर लिखा रहता है। और हम लोग भी आजकल काफी सारे जगह पर ऐसा शब्द सुनते हैं कि चेयर क्या बोल रहा है। तो चेयर शब्द या चेयर पर्सन से एक जेंडर न्यूट्रल का निकल कर आता है रिजल्ट। यानी वो जो कोई भी हेड है किसी भी डिपार्टमेंट का, वो ऐसा उस शब्द से नहीं पता चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल। तो वो जो कॉमन टर्म है वो जेंडर न्यूट्रल टर्म कहलाता है। और ऐसे ही टर्म्स को हम लोग को अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग अथॉरिटी की जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि किसी को भी आहत ना हो। कोई ऐसा ना सोचे कि हाँ ये क्या, यहाँ पर केवल अधिकतर जगह पर मेल को ही वरीयता दी जा रही है और हर जगह के पोस्ट पर, हायर अथॉरिटी के पोस्ट पर मेल का ही ऐसा कोई टर्म जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट जैसे देखेंगे स्टीवार्डेस। स्टीवार्डेस यानी जो प्लेन में हॉस्पिटैलिटी वगैरह करती हैं, जो लेडीज डिपार्टमेंट होती हैं। और स्टीवार्ड जो होता है जो मेल होता है, मेल जो प्लेन में से सारा हॉस्पिटैलिटी का काम करता है, लोगों का देख रेख या जो भी सुविधा देता रहता है। तो ये मेल और फीमेल को इंडिकेट करने वाले दो अलग शब्द हो गए। तो इन दोनों की जगह पर डेफिनेटली हम लोग यूज कर सकते हैं कोई न्यूट्रल टर्म, फ्लाइट अटेंडेंट। और फ्लाइट अटेंडेंट शब्द आ गया तो यहाँ हमको पता नहीं चल रहा है कि वो महिला है कि पुरुष है। तो ऐसे जेंडर न्यूट्रल टर्म अगर हम लोग यूज करेंगे या हर जगह इस्तेमाल किए जाएंगे तो उससे कोई आहत नहीं होगा और एक बूस्टअप मिलेगा सभी जेंडर के लोगों को, चाहे वो मेल हो या फीमेल। केवल एक ही जेंडर को लेकर के शब्द बनाया जाएगा तो वो थोड़ा सा निराशा का कारण बन सकता है दूसरे जेंडर के लोगों के लिए। जैसे कि एक्टर, एक्ट्रेस। तो एक्टर शब्द जो है वो जनरली देखा जाता है उसको एक अभिनेता यानी कि मेल की तरफ इंडिकेट करता है, या एक्ट्रेस अभिनेत्री को बोलता है। और कभी कभी एक्टर जो शब्द है वो जेंडर न्यूट्रल का भी काम करता है, यानी कोई अभिनय करने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति पुरुष भी हो सकता है या महिला भी। तो हम लोग को इस तरह के जेंडर न्यूट्रल टर्म्स हर जगह इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे आप सिंपल से एग्जांपल ले लीजिए कि विद्यालय में जो हम शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, तो शिक्षक जो शब्द है हिंदी में शिक्षक बोलते हैं पुरुष को, और शिक्षिका शिक्षिका बोलते हैं महिला शिक्षक को। तो इसके जगह पर और अगर इंग्लिश में बात की जाए तो मेल टीचर, फीमेल टीचर बोला जाता है। और ओवरऑल अगर बात करें तो टीचर बोलना ज्यादा बेटर रहेगा। वो एक जेंडर न्यूट्रल टर्म है और उससे कहीं से भी किसी भी जेंडर को या दूसरे जेंडर को कोई परेशानी नहीं होगी। तो जेंडर न्यूट्रल टर्म को ही हमको हर जगह इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि प्रेसिडेंट की बात होती है, प्रेसिडेंट जो शब्द है यानी कि राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, तो दैट इज द जेंडर न्यूट्रल टर्म। तो हमको ऐसे ही टर्म्स या हायर अथॉरिटी के नेम रखने चाहिए जहां पर किसी भी जेंडर के साथ बायसनेस ना हो, इम्पार्शियल टर्म्स यूज करने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं
हमारा अगला है टर्म जेंडर ब्लाइंडनेस। जेंडर ब्लाइंडनेस का अर्थ होता है कि एकदम ब्लाइंड होकर किसी एक ही जेंडर की तरफ, मतलब किसी का भी नहीं देखना कि कौन मेल है कौन फीमेल है, इसको बोलते हैं जेंडर ब्लाइंडनेस। एक बार इसको पढ़ लेता हूं मैं। जेंडर ब्लाइंडनेस कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट द गोल ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी ऑपरेशन because a failure to take the difference between men and women into account leads to an incomplete understanding of the area of operation। तो जेंडर ब्लाइंडनेस अगर एक तरह से आप सोचेंगे तो यानी आप ब्लाइंड हो गए हैं, आपको नहीं पता है कौन मेल है कौन फीमेल है, ऐसा सोच रहे हैं। मतलब आपकी थिंकिंग इतनी एडवांस हो गई है कि आप मेल और फीमेल कोई भी डिफरेंस नहीं देख रहे हैं। तो उस केस में इसके बैड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो जेंडर ब्लाइंडनेस जो होता है वो पूरी तरह सही नहीं। जेंडर इक्वालिटी से कंप्लीटली डिफरेंट है जेंडर ब्लाइंडनेस। जैसे कि अगर बात की जाए वर्क प्लेस पे मेल और फीमेल दोनों काम करते हैं, बट फीमेल बॉडी मेल के कंपैरिजन में थोड़ा सा उतना वर्कलोड नहीं कर पाता है, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन और सहूलियत दी जाती है ना। तो ये जेंडर ब्लाइंडनेस उसी की बात कर रहा है कि एक कंप्लीटली जेंडर ब्लाइंडनेस होना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कुछ केसेस में हमको थोड़ा सा दूसरे को रिलैक्सेशन देना पड़ता है ताकि हमारा वर्क अच्छे से होता रहे। तो जेंडर ब्लाइंडनेस की जगह पर जेंडर बाइलिंगुअल होना चाहिए। जेंडर बाइलिंगुअल का मतलब है कि थोड़ा सा अगर किसी को सहूलियत चाहिए, किसी को हेल्प चाहिए किसी केस में, तो उस समय थोड़ा सा आप उसकी तरफ सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये नहीं कि हमको वर्क चाहिए तो दोनों से इक्वल लेना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उस सिचुएशन को हमको समझना पड़ेगा और उसके अनुसार उसके वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा, काम को देना पड़ेगा। तो दिस इज अबाउट जेंडर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जेंडर अवेयरनेस। तो ओवरऑल अभी तक जितने हम लोगों ने टॉपिक पढ़े वो कहीं ना कहीं जेंडर अवेयरनेस की ही बात कर रहे हैं। Gender awareness is the ability to view society from the perspective of gender roles and how this has affected women's need in comparison to the needs of the men। तो जेंडर अवेयरनेस में हम लोग बात करते हैं इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन द सोसाइटी, ताकि जो वुमेन्स को उतनी सहूलियत या राइट्स नहीं मिले हैं एज कम्पेयर टू मेन, वो मिले, तभी जाकर हमारा समाज प्रगति कर सकता है एंड वी कैन मेक अ ब्राइट इंडिया और सक्सेसफुल और डेवलप्ड कंट्री। Thus, gender awareness aims towards better health for men and women। तो मेन और वुमेन के हम लोग जानते हैं सेक्सेस डिफरेंस है और दोनों के बायोलॉजिकली बॉडी पार्ट्स भी डिफरेंट है, तो उनकी थोड़ी सी नीड्स भी डिफरेंट है। तो उन सारी चीजों को ध्यान में देते हुए और जेंडर इक्वलिटी को ध्यान में देते हुए हमको जेंडर अवेयरनेस लोगों के बीच में पहुंचाना पड़ेगा, और उसकी शुरुआत हम लोग विद्यालय से करें तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहीं से हमारा समाज निकलता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ एक एग्जांपल मैंने लिया है जेंडर अवेयरनेस का। ये एक पिक्चर है किसी शॉप का, श्रीनगर का। श्रीनगर जम्मू कश्मीर के रीजन में कोई शॉप है। तो जावेद शेख एंड डॉटर्स, जनरली आप देखते होंगे कंपनियां जो है, कोई भी बड़ी कंपनी है छोटी कंपनी है, किसी का अपना स्वरोजगार या बिजनेस है, तो वो सन्स के नाम पे लिखते हैं, टाटा एंड सन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वहाँ बेटों को ज्यादा वरीयता दी जाती है। बट ये एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है पूरी दुनिया भर और इंडिया में, जहाँ पे बेटियों को भी अपने बिजनेस मॉडल का, मतलब बिजनेस का हिस्सा दिया गया, उनका नाम भी मेंशन किया जाता है। तो एक अच्छी सोच है, जिससे क्या होगा, सभी के मन में ये भावना आएगी कि जितना बेटों के नाम से कंपनी खुल रही है, उनको वरीयता मिल रही है बिजनेस में, वैसे बेटियों को भी वरीयता मिल रही है। तो इससे और लोग भी इंस्पायर होंगे। तो जेंडर अवेयरनेस करने के लिए हम लोग को इस तरह के अच्छे कार्य करने पड़ेंगे सोसाइटी के लेवल पे, ताकि उससे और लोग इंस्पायर हों, मोटिवेट हों। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर इश्यूज एंड जेंडर रिलेशंस। तो जेंडर के क्या इश्यूज हैं और जेंडर रिलेशन क्या है, जैसा कि आप पीपीटी में देख पा रहे होंगे कि अलग अलग जेंडर है, मेल फीमेल, उसको पावर, चाहे पॉलिटिकल पावर चाहिए, सोशल पावर, दोनों को बराबर मिलना चाहिए। चाहे नॉलेज का भी हक दोनों का है, दोनों को ही ज्ञान चाहिए। तो पढ़ाई लिखाई करने में, शिक्षा में भी मेल फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। वर्क प्लेस, कोई कार्य कर रहा है कहीं पर, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो या सेल्फ सस्टेन्ड सेक्टर हो, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप हो,
तो वहां पर भी मेल फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। फिर आता है बात मनी का, यानी फाइनेंशियल सेक्टर का। तो फाइनेंशियल सेक्टर में भी हम लोग जनरली मान के चलते हैं कि मेल जो होता है वो फाइनेंशियल सेक्टर को ज्यादा अच्छे से संभाल सकता है, पैसे का देख रेख, लेकिन ऐसा नहीं है। मेल और फीमेल दोनों को ही इस रिसोर्स का यूज करना, उसको हैंडल करने के लिए देना चाहिए। देन टाइम मैनेजमेंट। तो जो केयर हम लोग बात कर रहे थे कि फीमेल के बारे में हमारे माइंड में ऐसा थोप दिया जाता है कि फीमेल जो है वो केयर करती है और केयरिंग नेचर की होती है, लेकिन केयर करना केवल एक ही व्यक्ति का काम नहीं, केयर दोनों तरफ से होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा लाइफ किसी का भी बीतता है। तो टाइम मैनेजमेंट, केयर, सोशल एक्टिविटी मेल और फीमेल दोनों की तरफ से होना चाहिए, तभी जाकर जेंडर इक्वलिटी पूरे समाज में फैलेगी। हेल्थ इश्यूज की बात की जाए तो मेल फीमेल का चूंकि बॉडी डिफरेंस है, उनमें बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, तो डेफिनेटली उनकी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन की और अदर चीजों की डिफरेंट है। तो उसको भी ध्यान में रख करके दोनों को ही इक्वल मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए ताकि वो फुल्ली ग्रो कर पाए। देन वायलेंस। वायलेंस बड़ी समस्या है, जैसा कि आप सुनते रहते होंगे कि घरेलू हिंसा होती रहती है, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। कई बार क्या होता है कि अ, अ, दहेज के चक्कर में, डाउरी सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे लोग नई विवाहित लड़की को जला देते हैं, मार देते हैं, या उसको उत्पीड़न करते हैं, उसके साथ अत्याचार करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। चाहे लड़की हो या लड़का हो, वो एक इंसान है, उसका उतना ही वैल्यू है जितना कि दूसरे का है। तो ये वायलेंस भी रोकना चाहिए और सबको साथ लेके चलना है। नेक्स्ट वन इज, अब आते हैं हम थोड़ा सा स्कूल लेवल पर, कि स्कूल लेवल पे हमारा क्या ड्यूटी है, या एक स्कूल का क्या ड्यूटी है, या उसके अथॉरिटी का क्या ड्यूटी है। प्रमोटिंग जेंडर इक्विटी, यानी सब में समानता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो टू प्रोवाइड appropriate teaching and learning material that inducts educator in imparting gender sensitive pedagogy। जेंडर सेंसिटिव पेडागॉगी का अर्थ है कि हमको अपने स्कूल लेवल पे या एजुकेशनल लेवल पे क्लास कक्षा के आधार पर स्कूल में ऐसा माहौल बनाना चाहिए। किसी का माइक ऑन है, कृपया बंद कर दीजिए। तो हमको स्कूल में एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए ताकि किसी भी बच्चे को, चाहे वो लड़का और लड़की, उसको पता ना चले कि मैं लड़की हूँ इसलिए मेरे लिए ये इस तरह का फैसिलिटी है या इस तरह का रोक टोक है, बाकी को उतना फ्रीडम मिल रहा है। तो ऐसा कुछ भी घटना घटित नहीं होना चाहिए। और हमको नेसेसरी ह्यूमन रिसोर्स फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस ऑफ द स्कूल। तो जो भी रिक्वायर्ड चीजें रिसोर्सेज की, उनको टाइमली हमको प्रोवाइड करना चाहिए ताकि बच्चे बच्चियों दोनों का, यानी स्टूडेंट्स का ग्रोथ अच्छे से होता रहे। जेंडर सेंसिटिव फिजिकल फैसिलिटी इन द स्कूल, यानी कि जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है स्कूल का, खेल कूद, उसमें बच्चे बच्चियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। जो भी वो गेम खेलना चाहे उनको खेलने देना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी में ऐसा कोई रोक टोक नहीं करना चाहिए कि हाँ ये एक्सरसाइज या ये गेम लड़कियों के लिए नहीं है। इस तरह की मानसिकता बिल्कुल नहीं लानी चाहिए, इस तरह का टर्म्स ही नहीं यूज करना है। और जब हम लोग इस तरह का माहौल बनाएंगे जहाँ पे बच्चों को लगेगा कि नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये कर सकता है, ये नहीं कर सकती है, तो फिर उनके मन में एक मतलब एक अच्छा सा भावना आएगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी बच्चों के अंदर, और फिर वो अच्छा कर पाएंगे। अगर हम लोग बीच में ही स्कूल लेवल पर उन पे रोक टोक लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो थोड़ा सा उस रिजिड सोच वाली मानसिकता का उनके दिमाग में घर कर जाएगी, और फिर वो साइकोलॉजिकली उनको डिप्रेस कर सकती है कि अरे ये तो लड़कियों के लिए है नहीं, मैं कर नहीं सकती इस फील्ड में, मैं कमजोर हूँ। तो इस तरह की चीजों को हम लोग को मैनेज करना है, स्कूल को मैनेज करना है या स्कूल के स्टाफ को मैनेज करना है। टू फॉर्मुलेट, अप्लाई एंड मॉनिटर रूल्स एंड रेगुलेशन दैट विल ट्रांसफॉर्म द स्कूल इनटू अ जेंडर सेंसिटिव एनवायरनमेंट। तो यही सारी चीजें हमको मैनेज करनी है स्कूल में, ताकि हमारा स्कूल जो है एक जेंडर सेंसिटिव स्कूल हो जाए, जहां पर जेंडर बायस्ड कुछ भी चीजें ना हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, खेल कूद से रिलेटेड हो, या अन्य एक्टिविटीज से हो। ओके, फिर
उसके बाद जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि स्कूल से शुरुआत होती है समाज की, कम्युनिटी की। तो अगर स्कूल में हम लोग एक अच्छा माहौल बनाएंगे, जेंडर सेंसिटिव माहौल बनाएंगे, एटमॉस्फेयर बनाएंगे, तो डेफिनेटली फिर वो मैसेज बच्चों के थ्रू जाएगा हमारे कम्युनिटी में, उनके कम्युनिटी में। अलग अलग कम्युनिटी से बच्चे आते हैं स्कूल में पढ़ने, तो गर्ल एजुकेशन और बाकी चीजों पे लोगों का महत्व या ध्यान आकर्षण होगा, तो वो लड़कियों को भी पढ़ाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो लड़कियों का शिक्षा का स्तर है या गर्ल चाइल्ड लिटरेसी रेट काफी कम है, और पहले से थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी अदर डेवलप कंट्री से हम लोग कई कोसों दूर हैं। तो उसके लिए हमको ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा हमारे सोसाइटी में, हमारे स्कूल में, ताकि वो खुशी खुशी लोग आए, अपने बच्चों को पढ़ाएं, लोग जागरूक हों। तो इस तरह का हमको एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा, और उसकी शुरुआत स्कूल से बेहतर जगह से नहीं की जा सकती। स्कूल एक बेस्ट जगह है इन सब की शुरुआत के लिए। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जेंडर सेंसिटिव स्कूल। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जेंडर सेंसिटिव स्कूल हमको बनाना है, एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी वाला क्लाइमेट या एटमॉस्फेयर हमको बनाना है, जहां पर दोनों ही जेंडर के बच्चे, यानी कि लड़के लड़कियां, किसी को भी अंतर कुछ भी समझ में आए। इसमें क्या आता है जेंडर सेंसिटिव स्कूल में, एम्पावरमेंट ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स को सशक्तिकरण करना है, यानी गर्ल्स को भी खूब सारा मौका देना है जो पहले उनको नहीं मिला है, जिस वजह से वो मेंटली थोड़ा सा हिचकती हैं कोई कार्य करने में, चाहे वो घर का काम हो या स्कूल का। अगर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा स्कूल से, एम्पावरमेंट मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा जितना बॉयज को मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो बाहर जाके भी उतना ही अच्छा कर पाएंगी। उनके अंदर से जो मेंटल डिप्रेशन है या एक जो अंदर से डर है वो निकल सकता है। दूसरा क्या है जेंडर सेंसिटिव स्कूल का प्रॉपर्टी, अवेयरनेस टुवर्ड्स टुवर्ड्स जेंडर इशू, जेंडर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उसके लिए स्कूल हमेशा समय समय पर लोगों को जागरूक करते रहे, माता पिता को जागरूक करते रहे, या माता पिता के थ्रू उस कम्युनिटी को जागरूक करें, ताकि वो जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने बेटे बेटियों को पढ़ा रहे हैं, वो औरों को भी बताएं कि हाँ किस तरह से अगर हम लोग अपने बेटे बेटियों को इक्वलिटी देंगे या बराबरी देंगे, तो किस तरह हमारा परिवार, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो अवेयरनेस फैलाना, एप्लीकेशन ऑफ जेंडर इक्वलिटी प्रिंसिपल्स इन द एकेडमिक प्रोसेस। तो एकेडमिक प्रोसेस में, पठन पाठन में, जो हमारा एकेडमिक कैलेंडर है, उसके दौरान भी हमको जेंडर इक्वलिटी के कई सारी चीजों को इंक्लूड करना चाहिए समय समय पर, क्योंकि अभी तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जेंडर से रिलेटेड हमारे समाज में। तो समय समय पर हमारे एकेडमिक जो चैप्टर्स होते हैं या टॉपिक्स होते हैं, उसमें इन चीजों का भी जिक्र होना चाहिए, ताकि बार बार रिमाइंड होगा लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर, तो वो ज्यादा सेंसिटिव होकर अच्छे से काम करेंगे। इक्वलिटी की बात की जाएगी तभी समझ में आएगी। इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्पोर्ट, और इसकी बात हम लोगों ने पहले भी की थी कि बॉयज और गर्ल्स को इक्वल पार्टिसिपेशन करना है स्पोर्ट्स में या कोई भी अदर फील्ड हो, तब जाकर एक अच्छा जेंडर सेंसिटिव स्कूल हम लोग बना सकते हैं। पॉलिसी एंड मैकेनिज्म टू एड्रेस वायलेंस परपिट्रेटेड बाय टीचर्स और स्टूडेंट, और अलग अलग तरह के नियम कानून बनाने चाहिए वायलेंस को रोकने के लिए, टीचर या स्टूडेंट के द्वारा। उन जेंडर सेंसिटिव या जेंडर रिलेटेड कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ लड़का है तो उसको ऐसे पीटना है, या फिर बच्ची है तो उसको कोई अलग पनिशमेंट देना है, इस तरह का कुछ भी नहीं करना है, सब में समानता रखते रहनी है। Encouragement to girls to bring out their full academic potential in all subjects, particularly in science and mathematics. यहाँ पे बात की जा रही है कि गर्ल्स को उतना ज्यादा मोटिवेट करिए, इतना एनकरेज करिए, सभी शिक्षकों से मेरी ये बात है कि वो सभी एकेडमिक जितना उनके अंदर स्किल है, जो उनके सीखने की क्षमता है, उसका पूरा उपयोग करें, और सभी फील्ड में, सभी सब्जेक्ट में अच्छा करें। स्पेशली साइंस और मैथमेटिक्स की यहाँ बात की गई है। साइंस और मैथमेटिक्स लॉजिक की बात करता है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की बात करती है, रीजनिंग की बात करती है। बाकी सभी सब्जेक्ट में भी उनका अच्छा हो, सभी में उनका अच्छा हो, तभी जाकर एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। तो ये जेंडर सेंसिटिव स्कूल के कुछ प्रॉपर्टीज थे कि ये चीजें अगर हम लोग इंक्लूड करेंगे हमारे क्लासरूम में, हमारे स्कूल में, तो हमारा स्कूल एक जेंडर सेंसिटिव स्कूल कहलाएगा, जहां पर जेंडर इनइक्वलिटी का नामो निशान नहीं रहेगा, केवल जेंडर इक्वलिटी का ही बात रहेगा।
नेक्स्ट स्लाइड, रेजिंग चिल्ड्रन विदाउट जेंडर स्टीरियोटाइप। तो यहाँ पर जो हमने अभी तक डिस्कस किया है उसी की बात की जा रही है एक समराइज वे में, कि जो बच्चों को पालन पोषण करना, उन्हें बड़ा करना है, उसमें जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं रखना है। हम लोग क्या करते हैं, या हमारे माता पिता या उनके माता पिता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में जो बचपन से ऐसे दिमाग में डाल देते हैं बातें कि बच्चा है तो चलो उसको खिलौने के रूप में बंदूक दे देते हैं, और बच्ची है तो उसको गुड़िया दे देते हैं। तो उससे क्या है, एक मेंटेलिटी पहले से हमारा बचपन से सेट हो जाता है कि अरे बच्ची है तो खिलो, वो गुड़िया के साथ खेलेगी, टॉय है, बारबी गर्ल इस टाइप का, और लड़का है तो पिस्टल लेगा, पिस्टल टाइप का खिलौना लेगा। तो ये सारी चीजें बचपन से ही रोक देनी है, ताकि एक जो रूढ़िवादी सोच है हमारे दिमाग में घर न कर जाए, क्योंकि फिर वो उसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं तो हमारी सोच भी गड़बड़ हो जाती है। तो उसको अवॉइड करना है। तो जितने भी स्टीरियोटाइप या रूढ़िवादी सोच है उसको हमको हटा करके अपने बच्चों को पालन पोषण करके बड़ा करना, उनके मन में ऐसा भावना लाना है कि सब बराबर हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। तो जेंडर सेंसिटिव हमको बच्चे बनाने हैं ताकि वो दूसरे जेंडर के बच्चों के साथ कोई भी भेदभाव महसूस ना करें। ओके, माय नेक्स्ट स्लाइड इज promoting gender equity in the classroom as a teacher। एज ए टीचर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? 6 ways you can promote gender equality in your classroom। 6 तरीके हैं, ऐसे कई सारे अन्य तरीके भी हैं जिसका इस्तेमाल करके आप एक क्लासरूम में जेंडर इक्वलिटी लागू कर सकते हैं, बच्चे बच्चियों में कोई भेदभाव ना हो। पहला है बी रिफ्लेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ रहिए और रिफ्लेक्टिव रहिए, मतलब कि आप जो दिखा रहे हैं वो दोनों के लिए समान रूप से दिखाइए एक्सप्रेशन, है ना, कि लड़कों के या लड़कियों के लिए इस तरह का कुछ अलग नहीं करिए। दूसरा है गेट फीडबैक फ्रॉम कलीग्स एंड स्टूडेंट्स। अपने जो साथी शिक्षक हैं या बच्चों से भी फीडबैक लेते रहिए कि क्या किसी बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई इसके साथ ऐसा कुछ उसको मेंटली टॉर्चर तो नहीं कर रहा है, या कुछ ऐसा मिसचीवियस चीज नहीं कर रहा है, शरारत कर रहा है जो उसके जेंडर से रिलेटेड है। तो फीडबैक भी बच्चों से लेते रहिए। और बी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव रहिए, मतलब एक एकाग्रचित होकर बच्चों का ध्यान रखिए, हर एक बच्चे के बीच में जानते रहिए, उनका फीडबैक लेते रहिए। तीसरा है यूज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज व्हेन अप्रोप्रिएट। अधिकतर समय प्रयास करिए कि जेंडर न्यूट्रल शब्द ही यूज करें, जैसे कि हम लोग ने पहले भी पढ़ा था कि हम लोग बोलते हैं छात्र छात्रा, तो उसकी बजाय हम लोग विद्यार्थी बोले। विद्यार्थी हिंदी में शब्द जो है वो दोनों जेंडर के लिए या दोनों सेक्सेस के लिए कॉमन होता है। तो जेंडर न्यूट्रल शब्द है, जेंडर न्यूट्रल शब्द विद्यार्थी यूज कर सकते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में सिंपली स्टूडेंट बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो गर्ल स्टूडेंट को बुलाओ, उसको बुलाओ। तो इस तरह के जेंडर न्यूट्रल शब्द अधिकतर जगह अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो बच्चों में जेंडर इक्वलिटी की भावना लाएगा। नहीं तो अब अगर हम लोग ज्यादा बार पढ़ाते लिखाते समय जेंडर इनइक्वलिटी वाले शब्द या जेंडर न्यूट्रल शब्द नहीं यूज करेंगे तो बच्चों में भी थोड़ा सा एक चीज घर कर जाती है। तो ऐसा हमको नहीं करना है, ये प्रयास रहे। एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट। कंटेक्स्ट जो है, जो भी रिलेटेड चीजें हैं उनको अच्छे समझाना है। जेंडर इक्वलिटी की भी चीजें समय समय बतानी है ताकि बच्चे जागरूक हो सकता है वो उनके घर के परिवार से ऐसा चीज उनको नहीं दिया जा रहा हो, तो आप अपने लेवल पे बीच बीच में उनको ये चीज समझाते रहिए। सीट एंड ग्रुप स्टूडेंट इंटेंशनली। इंटेंशनली मतलब होता है जानबूझकर, यानी बच्चों को जानबूझकर ग्रुप में बैठाइए, गर्ल्स के साथ बॉयज को बैठाइए, लेकिन प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए, जिससे उनको ये ना लगे। अभी आप देखते होंगे कि अधिकतर स्कूलों में गर्ल्स को एक साइड बैठाया जाता है, बॉयज को एक साइड। तो उनमें उनके मन में एक सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अरे गर्ल्स एक तरफ बैठती हैं, वो इधर बैठती हैं। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का ये सिस्टम है। तो जो आइडियल एजुकेशनल फील्ड है या एजुकेशनल कॉन्सेप्ट है उसमें यही बोला जाता है कि गर्ल्स और बॉयज मिलकर के बैठे, साथ में पढ़ें, प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करके, जिससे क्या होगा, जेंडर इक्वलिटी या जेंडर इक्विटी की बात सब तक पहुंचेगी। और इसके लिए हमको धीरे धीरे कदम बढ़ाने पड़ेंगे। यूज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड, अलग अलग प्रोजेक्ट दे दीजिए जिसमें कुछ लड़के कुछ लड़कियों को मिलाकर ग्रुप बनाइए,
जिससे क्या होगा, उन दोनों में, उन सब में इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन से क्या होगा, उनके मन के जो जो भावनाएं हैं जो छुपी हुई है, मतलब वो डरते हैं कि अरे लड़की इससे कैसे बात करना है, तो वो भी हटे और वो फ्रेंडली होकर सारे कार्य को करें। तो प्रोजेक्ट देकर ग्रुपिंग करके हम लोग बच्चों को एक साथ बैठा सकते हैं और इस तरह से एक अच्छा टीचर बन सकते हैं, ताकि जेंडर इक्वलिटी क्लासरूम में हमारे शुरू हो जाए। और जब क्लासरूम में शुरू होगा तो डेफिनेटली उसका असर हमारे समाज में दिखेगा ही। और ये लास्ट मेरा स्लाइड है, जेंडर सेंसिटिव लेसन प्लानिंग। तो लेसन प्लान तो हम शिक्षक भली भांति परिचित होंगे कि लेसन प्लान जो होता है, हमारा प्लानिंग होता है कि हम लोग क्लास में जाकर क्या पढ़ाएंगे, कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, ताकि हम लोग बेहतर तरीके से किसी भी कॉन्सेप्ट को बच्चों के दिमाग में डाल सके, उनको समझा सके, उनको रटाने के बजाय, रट्टू तोता बनाने के बजाय, रिसाइट कराने के बजाय उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ताकि वो किताब का मोहताज न रहे या शब्दों का मोहताज न रहे। तो जेंडर सेंसिटिव टॉपिक जो है, हमारे क्लास को जेंडर सेंसिटिव बनाने के लिए कुछ लेसन प्लानिंग की जरूरत है। उस लेसन प्लानिंग में क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल, कुछ ऐसे टीचिंग और लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, जिससे कहीं से भी जेंडर इनइक्वालिटी की भावना ना आए। ठीक है, सभी जगह पर जेंडर इक्वलिटी की भावना है, तो हमको जो टीचिंग मटेरियल्स हैं या टीचिंग एड्स हैं, उन सब में उनको एग्जाम्पल देते हुए ऐसा कहीं भी कुछ एग्जाम्पल नहीं देना है जो जेंडर इनइक्वालिटी की बात करे, जहां पर दोनों जेंडर को अलग अलग बताया जाए, कोई सुपीरियर है, कोई बहुत इंफीरियर है, कोई ऊंचा है बहुत, किसी का सोसाइटी में ज्यादा स्थान है, किसी का नीचा स्थान है, ऐसे एग्जाम्पल से हमको बचना है। तो ऐसे प्लानिंग करना है। टीचिंग मेथोडोलॉजी में बॉयज हो या गर्ल्स, किसी को भी आप पढ़ा रहे हैं तो मेथोडोलॉजी कॉमन होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, टीचिंग लर्निंग जो एक्टिविटीज हम लोग करेंगे क्लास के दौरान, तो उसमें भी जेंडर सेंसिटिव रहना जरूरी है। यानी सारे पॉइंट्स जो हम लोग जेंडर से रिलेटेड जानते हैं, उन सारी चीजों को अप्लाई करना है, और एक्टिविटी भी उसी पर आधारित होनी चाहिए। क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन, क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है फ्रेंडली और बहुत ही खुश मिजाज होना चाहिए, बच्चों को इंटरेक्ट करने दीजिए। थोड़ा बहुत शोर शराबा होता है, उसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इंटरेक्शन में थोड़ा बातचीत होता है, बच्चों को आपस में भी डिस्कस करने दीजिए, फिर उससे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। और एक तरह से जब आपस में वो इंटरेक्ट करेंगे, तब जाकर उनके बीच में वो लगेगा नहीं उनको कि हमारे बीच में कोई गैप है या हम लोग अलग है। तो इस तरह का एक्टिविटी हम लोग को कराना पड़ेगा, अपने लेसन प्लान में उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। मैनेजमेंट ऑफ अदर जेंडर कॉन्स्ट्रेंट टू लर्निंग, और जितने भी जेंडर कॉन्स्ट्रेंट है यानी बाधाएं हैं, समस्याएं हैं जेंडर से रिलेटेड, उसको मैनेज करना है लर्निंग के थ्रू। उस क्लासरूम प्लानिंग के थ्रू ही हमको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको भी सॉल्व करते चलना है। फीडबैक एंड असेसमेंट, जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं या जेंडर सेंसिटिव टॉपिक पे या अदर नॉर्मल कोई भी टॉपिक आपने अपने विषय का ले लिया है, तो उसमें समय समय पर फीडबैक लेते रहिए, बच्चों के पास जाइए, उनसे घुलिए मिलिए, उनसे रिव्यू लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको पता चलता रहेगा कि आपका जो एम है एज ए टीचर जेंडर सेंसिटिव क्लास बनाने का, वो सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं। देन ट्रांजेक्शन ऑफ करिकुलर एरियाज, जो आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं वो कितना हद तक आप ट्रांजेक्ट कर पा रहे हैं, बच्चों को पहुंचा पा रहे हैं, और उसके थ्रू जेंडर इक्वलिटी की बात भी पहुंच रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको भी आप देखते रहिए। और ये सारे पॉइंट आप अपने लेसन प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। टीचिंग ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस की बात की जाए या अदर सब्जेक्ट की बात की जाए, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपका एम यही होना चाहिए कि कुछ भी आपको पढ़ाना है, कोई भी टीचिंग एड यूज करना है, कोई भी मेथोडोलॉजी यूज करना है, कोई भी एक्टिविटी कराना है, तो उसमें प्रयास करिए कि बच्चों का इंटरेक्शन हो, आपस में घुले मिले, ताकि उनके बीच का जो जेंडर इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है या दिमाग में बैठा हुआ है वो हटे। तभी हम अपने इस मकसद में कामयाब होंगे और एक जेंडर सेंसिटिव स्कूल बनाने में सक्सेसफुल होंगे। और जेंडर सेंसिटिव स्कूल बनेगा तो जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी भी बनेगा। So thank you from my side. This is all about my presentation. I hope आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. So thank you.
No doubt, Mr. Ashutosh, I thank you for the session that you have taken. Uh, when I was listening to your presentation, I was watching. That time, one thought came in my mind that I would like to say in Hindi. जब लड़का लड़की की होती है सगाई, तो क्यों होती है लड़की की विदाई? So that Yes, is sir. something, a question that should be in everyone's mind. The question should be there. Men are from earth, women are from earth. So it becomes the responsibility of every individual to deal with it. The way you explained the different terms related to the gender, the way you helped us to know better about the gender socialization, the gender neutrality was quite interesting. And we have come Thank you, across sir. many new terms, no doubt. And definitely, when we talk about the sustainable society, when we talk about the all round development of every individual, the most important thing is equality must prevail. If the equality will not prevail, perhaps the nation is not going to prosper. So it's not matter of only equality, but it's matter of dignity. And no doubt Yes, sir. that every great revolution is begins with a single person, but supported by millions. So that revolution we can start just right from our home, right from our classrooms, so that the very notion, the stereotype, ideas which are still prevalent in our mind, in our society can be eradicated, and we can think of establishing the society where everyone gets the opportunity, equal opportunity, equality and equality both are established, and one can have an access to it. So thank you, Mr. Ashutosh, for such a interesting session. We all are Thank you, sir. really, in fact, thankful to you for keeping us so busy with your interesting slides, interesting points that will help us to recollect and contemplate over it whenever we will sit peacefully and whenever we are going to watch any kind of a discrimination based on the gender in our society. And that has also injected the strength in us to deal with it. Uh, if you have any attendance link, please share. Okay, sir. I have a assessment form. I would share Please in go ahead, sir. Go ahead. classroom. I am ready to participate. Please go ahead, sir. Okay, thank you, sir, for your kind words. I am very thankful to Principal sir and all of you for giving me chance to present my view on this topic. Thanks a lot. Everyone can leave. I will share a Google form which contains few questions regarding this topic. So thank you. You can leave. Thank you, everyone.